स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल रेगिस्तान में भ्रम। यदि प्रत्येक डीमन प्राणी क्षेत्र का खतरे का स्तर एक ही रैंकिंग पर सूचीबद्ध किया गया था तो सहारा रेगिस्तान के टॉप 3 में आने की बहुत संभावना थी। अधिकांश स्थान जहां डीमन जीव निवास करते थे हंटरों के लिए खजाने की भूमि मानी जाती थी। भले ही स्थान कितने भी खतरनाक उजाड़ या दूर क्यों ना हो, कई हंटर उनका पता लगाने के इच्छुक थे क्योंकि डीमन प्राणियों के क्षेत्रों में आमतौर पर आकर्षक और मूल्यवान खजाने खोजे जाने की प्रतीक्षा में होते थे। हालांकि हंटर भी सहारा रेगिस्तान जैसी निषिद्ध जगह में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सहारा रेगिस्तान के बाहरी क्षेत्रों को गहरे लाल रंग में स्थान दिया गया था। डीमन प्राणियों का घनत्व गहरे समुद्र के बराबर था। पूरे स्थान पर डीमन प्राणियों के झुंड, जनजातियां और यहाँ तक कि साम्राज्य भी थे। हालांकि यदि लोग सहारा रेगिस्तान में गहराई तक जाए तो वह स्थान पूरी तरह से पर्पल हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि डीमन प्राणियों का घनत्व लाल क्षेत्रों के घनत्व से 3 गुना था। वे जहां भी जाएंगे डीमन प्राणियों की परेड देखने का अर्थ निश्चित रूप से अनुभव करेंगे। क्षेत्र में अधिक डीमन प्राणियों के रहने का मतलब है कि संसाधन भी दुर्लभ होंगे। डीमन प्राणियों की भीड़ ने कभी भी संसाधनों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करना बंद नहीं किया था। उन मनुष्यों की तो बात ही छोड़िए जिन्होंने उनके क्षेत्रों में अतिक्रमण करने का साहस किया था। आमतौर पर ऐसी खतरनाक जगह के आसपास बहुत सारी डरावनी अफवाहें घूमती रहती है। हालांकि सहारा रेगिस्तान के बारे में बहुत अधिक अफवाहें नहीं थी, क्योंकि अफवाहें केवल तभी अस्तित्व में थी जब कोई व्यक्ति जीवित वापस आकर दूसरों को अपने अनुभवों के बारे में बताने में कामयाब होता था। अब तक की कई हंटरों ने सहारा रेगिस्तान के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह केवल एक मृत्यु का क्षेत्र था। सहारा रेगिस्तान के अंदरूनी इलाकों में पर्पल इलाकों के अलावा इसका सबसे गहरा हिस्सा एक चौंकाने वाला ब्लैक क्षेत्र था। आदर्श ने डार्क एबिस के भीतर जो दृश्य देखा वह कभी नहीं भूलेगा। यह मरे हुओं की भट्टी थी जिसमें पहाड़ों और महासागरों की तरह लाशें और कंकाल जमा थे। केवल उस जैसे स्थान को ही ब्लैक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यह पता चला कि सहारा रेगिस्तान में भी ऐसी ही एक जगह थी, एक ऐसी जगह जहां कोई भी जादूगर कभी नहीं गया था और मानव जाति के लिए पूरी तरह से अज्ञात थी। ऐसे में जब टीम को रेस्क्यू मिशन के लिए इतनी खतरनाक जगह पर जाने के लिए कहा गया तो टीम चौंक गई। यह कैसा मजाक था। किसी को बचाने के बजाय वे केवल खुद को मारने जा रहे थे। सहारा रेगिस्तान मूलतः एक गैर आदमी की भूमि थी। सलाहकारों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम स्वयं तय करेंगे कि हमें जाना है या नहीं। हालांकि जिन लोगों ने नहीं जाने का फैसला किया उन्हें राष्ट्रीय टीम को आवंटित कोई भी संसाधन नहीं मिलेगा, मेघना ने कहा। इसके बजाय मैं उन्हें छोड़ देना पसंद करूंगा। जितेंद्र अपने विचार व्यक्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। मैं भी नहीं जाना चाहता ऐसी जगह। कैप्टन, आप क्या सोचते हैं? कई लोगों ने तुरंत वेद की ओर देखा, यह आशा करते हुए कि वह टीम की ओर से निर्णय ले सकते हैं। हमें केवल बाहरी हिस्से में लापता टीम के निशान ढूंढने के लिए कहा गया है। हमें सहारा रेगिस्तान में गहराई तक जाने की जरूरत नहीं होगी, मेघना ने जानबूझकर समझाया। उसने स्पष्ट रूप से जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि सलाहकारों ने जिन लाभों का वादा किया था वे इतने अच्छे थे कि उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। मैं भी जाना चाहता हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। आदर्श बहुत सीधा साधा था, सीधा कह देता। सोल ग्रेड लाइटिंग सीट की कीमत के बारे में आहन के साथ बात करने के बाद आदर्श यह सोचकर लगभग पागल हो गया था कि अधिक पैसा कैसे कमाया जाए। अफ्रीका के मैजिक एसोसिएशन ने काफी अच्छा इनाम देने का वादा किया था और आदर्श को इसकी सख्त जरूरत थी। मुझे खेद है, हमने इसके बजाय अन्य योजनाएं बनाई है। चलो यहीं अलग हो जाते हैं। अगर तुम चाहो तो बेझिझक जा सकते हो। जहां तक पैसे की बात है, हम एक पैसा भी लेने की जहमत नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर आप मर गए तो पैसा पूरी तरह बेकार है। अनिकेत ने बात टाल दी। सहारा रेगिस्तान उनके प्रारंभिक यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। भूमध्य सागर में पहुंचने के बाद अनिकेत के पास अपनी जरूरत के संसाधन हासिल करने के लिए अपने स्वयं के सोर्स थे। सहारा जाकर अपनी जान जोखिम में डालना का उसका कोई इरादा नहीं था। तब हम इसे पुराने तरीके से करेंगे। मेघना उन लोगों का नेतृत्व करेंगी जो रुचि रखते हैं, और मैं उन लोगों की देखभाल करूंगा जो नहीं जाने का फैसला करते हैं, वेद ने कहा। टीम के सदस्यों का लंबे समय से एक दूसरे से विवाद चल रहा था। यह पहली बार नहीं था कि टीम अलग हुई है। जब भी सदस्य अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते थे तो टीम आमतौर पर 2 भागों में विभाजित हो जाती थी। कैप्टन के रूप में
वे दूसरों की देखभाल करने के लिए पात्र था। वह आमतौर पर अनिकेत और अन्य लोगों के साथ रहता था, जैसा कि सभी को उम्मीद थी। रेणु, जियांग, आहान, नंदिनी और मेघना ने सहारा जाने का फैसला किया, जबकि अन्यों का नेतृत्व वेद ने संसाधनों को अर्जित करने के अन्य तरीकों को खोजने के लिए किया। टीम में हर कोई सुधार करना चाहता था, इसलिए टीम में सक्षम बने रहने के लिए उन्हें सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स की आवश्यकता थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वे वेनिस पहुंचे तो वे चमकना चाहते थे, ताकि दुनिया उन्हें और उनके पीछे के गुटों को नोटिस कर सके। कहो आदर्श, क्या आप अपने आप को आसान बना सकते हैं? आप सहारा में जाने के बारे में गंभीर नहीं हो सकते, चाहे आप पैसे के लिए कितने भी बेताब क्यों ना हो। आहन वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति था जो मरने से बहुत डरता था। आदर्श से दोस्ती करना वास्तव में उसके जीवन का अब तक का सबसे खराब निर्णय था, क्योंकि बहुत कम उम्र में उसकी मृत्यु होने की संभावना थी। वास्तव में जब उसने अफ्रीका द्वारा दिए गए पुरस्कारों को देखा तो वह आसानी से अनुमान लगा सकता था कि काम कितना कठिन होने वाला था। क्या मेघना ने पहले ही नहीं कहा? हम केवल रेगिस्तान के बाहरी हिस्से की जांच करने जा रहे हैं, आदर्श ने कहा। फिर भी मैंने सुना है कि सहारा में शासक लेवल के प्राणियों का मिलना बहुत आम बात है, आहन ने कहा। मुझे संदेह है कि ये शासक लेवल के प्राणी इतने स्वतंत्र है कि वे बाहरी दुनिया में इधर उधर घूमते रहते हैं। यह केवल बाहरी क्षेत्र में गश्त करने वाले कुछ कमजोर हो सकते हैं, ज्यादा चिंता ना करें। रेगिस्तान में पहुंचने पर उन्होंने तुरंत सुनहरी रेत को अपने सामने क्षितिज तक फैला हुआ देखा। यदि कोई थोड़े ऊंचे टीले पर खड़ा हो और नीचे देखे तो वे पूरे शानदार सुनहरे दृश्य को देख पाएंगे। उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि मनुष्य कितने छोटे थे और प्रकृति का काम कितना अद्भुत था। वह क्षेत्र बिल्कुल शांत था, ना हवा चल रही थी और ना ही हवा में धूल उड़ रही थी। समूह एक के बाद एक रेत के टीलों पर यात्रा करता रहा, उस स्थान की ओर बढ़ रहा था जिसे अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय जादू संघ ने चिन्हित किया था। वास्तव में अभी तक सहारा रेगिस्तान में प्रवेश नहीं कर पाए थे। वे वर्तमान में बाहरी रिंग पर थे और अभी भी भूमध्य सागर के काफी करीब थे। सहारा रेगिस्तान न केवल वहां रहने वाले शक्तिशाली जीवन प्राणियों के लिए कुख्यात था, बल्कि वहां मौजूद एक भयानक भ्रम के लिए भी बदनाम था। सहारा रेगिस्तान में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति मूल रूप से अपनी दिशा बोध खो देगा। न केवल वे अपना रास्ता ढूंढने में विफल रहेंगे, बल्कि वे बिना इसका एहसास किए भी इसमें गहराई तक उतरते रहेंगे। जंगल की तुलना में रेगिस्तान में दिशाओं की पहचान करना कठिन होता है, क्योंकि पूरी जगह रेत और रेत के टीलों से ढकी होती है। उनके सिर पर चिलचिलाती धूप भी उन्हें कोई सहायता प्रदान करने में असमर्थ थी। जो भी निशान रह गए होंगे वे आसानी से रेत से ढक जाएंगे। स्पष्ट था कि गायब हुई टीम लापरवाही से भ्रम में आई थी। अगर बाहर से कोई उन्हें दिशा निर्देश देने में मदद कर सके या उन्हें बचाने के लिए एक टीम भेज सके तो भी उन्हें भ्रम से निकलने की कुछ उम्मीद रहेगी। हालांकि जितना अधिक समय उन्होंने वहां बिताया, उतनी ही अधिक संभावना थी कि वे अपना शेष जीवन सहारा रेगिस्तान में बिताएंगे। यहाँ तक कि सुपर मैजिशियन भी सहारा रेगिस्तान में अपना रास्ता भूल गए थे। यह मोटे तौर पर वह स्थान है जहां लापता टीम ने आखिरी बार मैजिक एसोसिएशन से संपर्क किया था। यह सारा रेगिस्तान में भ्रम की सीमाओं से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। सलाहकारों ने बताया कि टीम को तेज रेतीले तूफान का सामना करना पड़ा था। आश्रय पाने के लिए उन्हें भ्रम में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रेतीला तूफान दक्षिण की ओर जा रहा था, इसलिए मेरा मानना है कि वे भी यहाँ से दक्षिण की ओर गए होंगे। चलो बस आशा करते हैं कि रेगिस्तान में बहुत गहराई तक नहीं गए हो, मेघना ने कहा। अब क्या करें? हम संभवतः उन्हें ढूंढने के लिए वहां नहीं जा सकते, जियांग ने कहा। यहाँ से आगे बढ़ते समय हमें एक पंक्ति में रहना होगा। हर किसी को अगले व्यक्ति से 1 किलोमीटर से कम दूरी पर होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अभी भी भ्रम से बाहर निकल सकते हैं, भले ही कोई गलती से इसमें चला गया हो, मेघना ने कहा। अवधारणा काफी सरल थी। यदि हर किसी को अगले व्यक्ति से 1 किलोमीटर की दूरी बनाए रखनी होती है तो उन्हें में से 6-5 किलोमीटर लंबी लाइन बनाने के लिए पर्याप्त थे। सबसे पीछे वाला व्यक्ति सीमा के बाहर रहेगा, जबकि अन्य 4 लापता टीम की तलाश में अंदर चले गए। सभी को हर 5 मिनट में मैजिक से एक दूसरे को अलर्ट देने के लिए कहा गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रेखा अभी भी बरकरार है। वास्तव में भ्रम की बहुत स्पष्ट सीमाएं थी। सीमा पार करने के बाद सुनहरी रेत अचानक एक प्रकार की लाल रेत में बदल गई, जिसका अर्थ था कि व्यक्ति भ्रम में आ गया है। समूह ने मेघना के सरल निर्देशों का पालन किया। मेघना सीमा के बाहर रेखा के पीछे रह गई, जबकि समूह के बाकी लोग धीरे धीरे रेगिस्तान में प्रवेश कर गए।
समूह ने आसपास के रेत के टीलों को संदर्भ के रूप में उपयोग करने की पूरी कोशिश की। सदस्यों के बीच सही दूरी बनाए रखना कठिन था, लेकिन रेत के टीलों ने दूसरों को उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दी। नंदिनी ने आदर्श से कहा, मैं यहीं खड़ी रहूंगी, तुम आगे चलना जारी रखो। नंदिनी के पीछे का व्यक्ति रेणु थी। वह पहले से ही रेत के टीले पर अपना स्थान बनाए हुई थी। आदर्श भ्रम की गहराई में जाने वाला आखिरी व्यक्ति था, क्योंकि वह समूह में सबसे साहसी था। आहन और जियांग दोनों ही भ्रम में इतनी दूर जाने से बहुत डरे हुए थे। क्या यह जगह सचमुच इतनी डरावनी है? आदर्श को आश्चर्य हुआ जब वह गहराई में गया। रेत में स्पष्ट रूप से लाल रंग का आभास था। 500 मीटर आगे चलने के बाद आदर्श पीछे मुड़कर देखने लगा। आदर्श को तुरंत अपने माथे पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। नंदिनी कहाँ थी? वह इतनी दूर तक भी नहीं गया था कि फिर वह अचानक गायब क्यों होगी? एक क्षण बाद आदर्श को अपनी बाईं ओर एक सर्पिल वायु प्रवाह का पता चला, जो गहरे सुनहरे रंग की रेत को हवा में उड़ा रहा था, जो एक विशाल आवरण की तरह रेत के टीले का चक्कर लगा रहा था। आदर्श उस दिशा में देखने के बाद नंदिनी को देखकर चौंक गया। वह इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ था कि नंदिनी अचानक उसकी बाईं ओर चली गई थी। यह सही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि नंदिनी बिल्कुल भी नहीं हिली थी। वह अभी भी उसी रेत के टीले पर खड़ी थी। मतलब यह कि वह ही था जो एक सीधी रेखा से भटकने लगा था। जब आदर्श के दिमाग में यह विचार आया तो वह हैरान रह गया। वह केवल 500 मीटर चला था, लेकिन वह पहले से ही एक सीधी रेखा से 45 डिग्री दूर था। क्या यह भ्रम कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं था? आदर्श ने सोचा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, गायब मेघना। आगे बढ़ते हुए आदर्श हर बार 100 मीटर आगे चलने पर नंदिनी की स्थिति की पुष्टि करने के लिए जानबूझकर मुड़ता था, ताकि वह प्रारंभिक पथ से बहुत अधिक न भटके। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि भ्रम काफी डरावना था। हर बार जब वह मुड़ता तो उसे पता चला कि वह अब सीधी रेखा में नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि जब उसे दृढ़ता से विश्वास था कि नंदिनी उसके ठीक पीछे थी, तब भी वह लाइन से भटक गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे नंदिनी वास्तव में चल रही थी। हालांकि नंदिनी पूरे समय रेत के टीले के ऊपर स्थिर खड़ी थी। एक निश्चित समय के बाद नंदिनी ने अपने ऊपर एक लबादा जैसा बवंडर फेंककर सभी को बता दिया कि वह कहाँ है। जैसे ही आदर्श और दूर चला गया, वह उसे और नहीं देख सका। केवल हवा में आए बवंडर से पता चला कि वह अभी भी उसी स्थान पर खड़ी थी। आदर्श को इसका एहसास हुए बिना वह 1 किलोमीटर दूर चला गया था। जब उसने लालिमा के संकेत के साथ अंतहीन रेत को देखा तो उसे लगा जैसे वह खो गया है। नीले आकाश के अलावा उनके परिवेश को अलग करना काफी असंभव था। इस हद तक कि आदर्श ने सोचा कि वह रेत के टीले की ओर वापस चल रहा था जिस पर नंदिनी खड़ी थी, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। यदि बवंडर ने उसे यह संकेत नहीं दिया होता कि वह अभी भी उस स्थान पर है, तो आदर्श बस यही सोचता कि वह गोल गोल घूम रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग रेगिस्तान में खो गए थे। झंडों, पिन पॉइंट्स या संदर्भों का उपयोग किए बिना यह पूर्ण अंधकार में चलने जैसा था। पीली रेत, अंतहीन जमीन और रेत के टीले दोहराते रहे। जब किसी व्यक्ति के आसपास का दृश्य हमेशा एक जैसा रहता है तो यह पूर्ण अंधकार में चलने से अलग नहीं था। जहां व्यक्ति अपने हाथों को आगे बढ़ाते समय अपनी उंगलियों को भी नहीं देख पाता था, हर कोई निश्चित रूप से यह जाने बिना खो जाएगा कि क्या वे अभी भी सीधी रेखा में चल रहे हैं या वृत्ताकार। सबसे भयावह बात यह है कि उनके कॉम लिंक में भी मजबूत हस्तक्षेप था। जब आदर्श केवल 500 मीटर दूर था तब उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। यदि समूह ने पहले से अलर्टों के रूप में जादू का निर्णय नहीं लिया होता तो संभवतः वे एक दूसरे की दृष्टि से खो जाते। आदर्श ने दूरी का अनुमान लगाया और नंदिनी के 1 किलोमीटर के भीतर रहकर आसपास खोजना शुरू कर दिया। आधे घंटे से अधिक समय के बाद आखिरकार उसे पीली रेत के अलावा कुछ और मिला। यह एक रेत लोमड़ी थी जो डरपोक होकर गुजर रही थी। आदर्श ने तुरंत उस दिशा में खोज की जहां से यह आई थी और रेत के नीचे दबी हुई एक धुंधली हरी वस्तु मिली। आदर्श करीब गया और वस्तु से रेत को दूर कर दिया। अंत में उसने रेत से एक हल्का हरा तंबू खींच लिया। तंबू बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसा लग रहा था मानो हवा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हो। जगह जगह पानी के पैकेट और सूखा भोजन भी बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाल ही में यहाँ रुका हो। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बात की भी संभावना थी कि शक्तिशाली रेतीला तूफान ने इन चीजों को यहाँ बहा दिया था, जबकि लापता टीम को शिविर वास्तव में बहुत दूर था।
किसी भी तरह उन्होंने कम से कम इस बात की पुष्टि कर दी थी कि अफ्रीकी टीम इसी क्षेत्र में कहीं थी। लगभग 1.5 दिन तक उनका संपर्क टूटा रहा, इसलिए यदि लापता टीम के पास अभी भी दिमाग होता तो वे बहुत दूर नहीं जाते। ऐसा लगता है जैसे तंबू ही यहाँ एकमात्र सुराग है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उम्मीद है कि यह काम में बदलाव के लिए पर्याप्त है, अन्यथा जब बचाव दल पहुंचेगा तो उसे तंबू भी नहीं मिलेगा। आदर्श ने तंबू उठाया और उसे लाठियों की मदद से ऊपर उठाकर हरे झंडे में बदल दिया। आदर्श द्वारा इसे स्थापित करने के बाद उसने वापस जाना शुरू कर दिया। आदर्श को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने शुरू में सोचा कि नंदिनी अपने छठे स्थान पर थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भवंडर उसके 12वें स्थान पर दिखाई दिया। अंतर 100 डिग्री का था। वह बिल्कुल भी हास्यास्पद था। यदि वह केवल अपनी प्रवृत्ति का अनुसरण करता तो वह बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा होता। नंदिनी के साथ फिर से जुड़ने के बाद लड़की ने आदर्श की ओर देखा और कहा, इस भ्रम में कुछ अजीब है। यह न केवल अजीब है, यह मुझे पागल कर देने वाला है। मैं एक बार भी सही दिशा में नहीं बता सका, भले ही मुझे आमतौर पर दिशा की गहरी समझ होती है। आदर्श ने कहा, चलो रेणु की ओर वापस चलते हैं। नंदिनी ने कहा। रेणु ने सिग्नल जारी करना बंद नहीं किया था। वे नंदिनी की स्थिति से लगभग 1 किलोमीटर दूर रेणु के लाइट स्पेल को देखने में सक्षम थे। रेणु के साथ फिर से एकजुट होने के बाद वे जियांग के संकेत को देखने में सक्षम हुए। वास्तव में आदर्श की नज़र में उनकी स्थिति बोर्ड पर टेढ़ी मेढ़ी शतरंज के मोहरों की तरह थी, लेकिन जब से वे अंदर आए थे तब से वे वास्तव में एक सीधी रेखा बनाए हुए थे। आओ, जब हम आहन तक पहुंचेंगे तो हमें मेघना को देखने में सक्षम होना चाहिए। सच कहूं तो मैं इस अजीब जगह पर एक पल भी और रुकना नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता रहता है कि आहन की स्थिति कभी भी बदलना बंद नहीं करती है। जियांग ने कहा, मुझे भी यही महसूस हो रहा है, भले ही हम सभी एक ही स्थान पर खड़े हैं। रेणु ने सिर हिलाते हुए सहमति व्यक्त की। मेघना अभी तक सिग्नल क्यों नहीं भेज रही है? क्या हम हर 5 मिनट में एक सिग्नल भेजने पर सहमत नहीं हुए थे? जियांग को आश्चर्य हुआ। समूह 5 मिनट से अधिक समय के लिए आहन के साथ फिर से संगठित हो गई थी। आमतौर पर उन्हें अब तक मेघना की ओर से कोई अलर्ट दिखना चाहिए था, फिर भी उन्हें उसकी ओर से कुछ भी नहीं दिखाई दिया, जिसे अभी भी सीमाओं के बाहर रहना चाहिए था। इसके बारे में बोलते वास्तव में 10 मिनट हो गए थे। आहन बड़बड़ाया। वो उदासीनता से बोल रहा था क्योंकि वे रेगिस्तान की सीमा से अधिक 1 किलोमीटर दूर थे। मेघना के संकेत के बिना भी उसने मान लिया कि वे अपने दम पर रेगिस्तान से बाहर निकलने में सक्षम होंगे। जैसा कि कहा जा रहा है, यह अभी भी चिंताजनक था कि मेघना योजना पर कायम नहीं रही। हर कोई आहन की स्थिति का इंतजार कर रहा था, फिर भी 15 मिनट के बाद भी मेघना की ओर से कुछ भी नहीं आया। शायद वह सो गई होंगी। मेघना ऐसी नौसिखिया गलती कभी नहीं करेगी, जरूर उसे कुछ हुआ होगा, आदर्श ने आत्मविश्वास से कहा। मेघना और वेद दोनों सेना से थे। अनुशासन के मामले में वे बेहद सख्त थे। यदि वे हर 5 मिनट में एक सिग्नल भेजने पर सहमत होते हैं तो वे सिग्नल को सही समय पर भेज देंगी, 1 सेकंड भी देर नहीं करेगी। हालांकि उसने 15 मिनट से अधिक समय तक कोई अलर्ट नहीं भेजा था, जिसका अर्थ था कि वह किसी प्रकार की परेशानी में होंगी। जल्दी करो और निकलो। भले ही हम सारा रेगिस्तान के बाहरी हिस्से में ही है, फिर भी यहाँ आसपास कुछ भयावह अस्तित्व है, रेणु ने कहा। समूह ने सिर हिलाया और तुरंत उस दिशा में चल पड़े जिस दिशा में मेघना को जाना था। लगभग 400 मीटर आगे जाने के बाद आदर्श को पता चला कि रेणु अपनी जगह पर स्थिर खड़ी थी। इससे वह पूरी तरह भ्रमित हो गया। उसने रेणु की ओर अपना सिर घुमाया और चिल्लाया, तुम वहां क्या कर रही हो? चलो आगे देखो, क्या तुम्हें पीली रेत या लालिमा का आभास वाली रेत दिखी? रेणु ने साइकिंग वॉइस के साथ सभी के कानों में फुसफुसाया। रेणु के अनुस्मारक के बाद ही दूसरों ने रेत के रंग पर ध्यान दिया। आदर्श ने आगे देखा और एक शांत झील की तरह एक समतल भूमि देखी, जिस पर सुनहरे नारंगी लाल सूरज की किरणें चमक रही थी। जैसे ही उसने दूरी पर नजर डाली, उसे एक रेत का टीला दिखाई दिया। उसे स्पष्ट रूप से याद आया था कि वह यहाँ से गुजरा था जब वे जियांग की स्थिति से आहन की ओर बढ़ रहे थे। पीली रेत! अरे हम गलत दिशा में चले गए, जियांग ने चिल्लाकर कहा। यह नहीं हो सकता। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मेघना जहां थी वहां जाने का यही सही रास्ता है। जब उसने आखिरी बार सिग्नल भेजा था तो मैंने विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया था, आहन ने आत्मविश्वास से कहा। आसमान में उड़ने की कोशिश करो और देखो, आदर्श ने कहा।
आहन ने अपने जादुई पंख फुलाए और आकाश में उड़ गया। हालांकि जब उसने ऊंचाई से नीचे देखा तो उसे तुरंत अपनी रीढ़ की हड्डी में बर्फीली ठंडक महसूस हुई। वह अपनी ऊंचाई पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर देख पा रहा था, फिर भी मेघना का कहीं कोई निशान नहीं था। न केवल वह मेघना को देखने में असफल रहा, बल्कि जब उसे पता चला कि कुछ किलोमीटर के भीतर सारी रेत में लाली का आभास था तो वह पूरी तरह से डर चुका था। वो कभी भी अपनी जगह से नहीं हटे थे। वह मेघना से अधिकतम 1 किलोमीटर दूर था। इस प्रकार यह पूरी तरह से समझ में आया कि वे सही दिशा में जाकर आसानी से रेगिस्तान छोड़ सकते थे। हालांकि ऐसी कोई दिशा अब मौजूद नहीं है। सुबह में वापस आते ही आहन का चेहरा पीला पड़ गया। मेघना गायब है, आहन ने कहा। इससे पहले कि हर कोई घबरा जाए, आहन ने कहा, जब मैं आसमान से नीचे देख रहा था तो हमसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर रेत में वही लाली थी। हम पूरी तरह से भ्रम के बीच में फंस चुके हैं। आहन की बातें सुनकर हर किसी का दिल बैठ गया। जियांग ने तुरंत रात्रि राक्षस को बुलाया, क्योंकि उसे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। रात्रि राक्षस सही दिशा की पहचान करने में काफी अच्छा था। उसे उनकी सहायता करने में सक्षम होना चाहिए था। अंत में रात्रि राक्षस भी सही रास्ता पहचानने में असफल रहा। तो आखिर हम है कहां? हम खो गए हैं। एक बार जब हम सीमाओं के बाहर के व्यक्ति से संपर्क खो देते हैं तो हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। यह सही दिशा चुनने के बारे में नहीं है जो हमें बाहर लाएंगी। हमें मार्गदर्शन करने के लिए किसी चीज के बिना हम अभी भी अपना रास्ता खो देंगे। नंदिनी ने कहा, क्या यह जगह और भी डरावनी हो सकती है? इसे रोको, मेरी त्वचा पहले से ही रोंगटे खड़े हो चुके हैं। आदर्श ने पलट कर देखा कि रेणु कहाँ है। रेणु नहीं हिली। जब बाकी लोग मेघना की तलाश में थे तो वह जानबूझकर वहीं रुक गई थी जहां आहन था। दूसरे शब्द में, जहां रेणु खड़ी थी वह निकास के सबसे करीब होना चाहिए। यदि वे वहां जा सके जहां वह थी तो यह उन्हें रेगिस्तान में गहराई तक जाने से रोकेगा। खो जाने के बारे में सबसे डरावनी बात यह थी कि जब आप कोई दिशा चुनते हैं तब भी आप यह नहीं बता पाते कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। हालांकि यदि आपने जो दिशा ली वह गलत थी तो आपके लिए पिछले स्थान पर लौटना असंभव था। इस प्रकार आप पहले से कहीं अधिक खो जाएंगे। हर कोई जल्दी से वहां पहुंच गया जहां रेणु थी। हर किसी के चेहरे पर चिंता और बेचैनी थी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। सबसे पहले उन्हें पता नहीं था कि मेघना कहाँ गई थी। वह उन्हें संकेत देकर मार्गदर्शन देने के लिए बाहर क्यों नहीं रुकी। वह एक सीधी रेखा बनाए रखने पर सहमत हुए थे। यदि सबसे पीछे वाला व्यक्ति गायब हो जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पूरा समूह भ्रम में खो जाएगा। दूसरा, अब उन्हें क्या करना चाहिए था? क्या उन्हें कोई दिशा चुननी चाहिए और अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, या बस वहीं रहना चाहिए जहां वे थे? अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।